देखें क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने फंक्शन का दिया है और फंक्शन में सबसे पहले उसने पूछी है कि जी इसकी डोमेन बताओ। किसकी डोमेन बताओ? इन्वर्स की डोमेन बताओ। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर ये इसकी फंक्शन की डोमेन देखा करें। ये फंक्शन की सर डोमेन है। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? ये अब होगी शेयर? जी सर हो गया। ओके, यहाँ पे देखें बेटा, आपको फंक्शन की डोमेन गिवन है x इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। जो फंक्शन की डोमेन होती है, देखें ये हमारे पास इन्वर्स पूछना चाह रहा है वो। अब उसने कहा है कि जो फंक्शन का जो इन्वर्स है उसकी आपने डोमेन बतानी है। जो इन्वर्स की डोमेन होती है, जो फंक्शन की रेंज होती है, यूं चीज़ लिख लिया करें पहले। एक f है और एक आपके पास बेटा जी f इन्वर्स है। अब वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। अगर इसमें 1/2 पुट करेंगे ना, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जो फंक्शन की डोमेन होगी वाइस वर्सा, यहाँ पर आप लिखेंगे वो इन्वर्स की रेंज हो जाया करेगी। आसान है बहुत ज़्यादा। और जो फंक्शन इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो फंक्शन की रेंज हो जाया करेगी। अब यहाँ पर फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स फंक्शन ये दिखाया गया है, ये वाला देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये फंक्शन है और ये आपका आगे इधर उसने दिखा दिया गया है। तो x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर 1/2 है। तो आपने कहना है कि भाई देखो, जो इन्वर्स की डोमेन है वो फंक्शन की रेंज है। मतलब यहाँ पर देखो ओरिजिन पे नहीं है हमारे पास। अगर हम देखें कि ये अगर आपके पास फंक्शन है और ये उसका इन्वर्स फंक्शन जो होता है बेटा, वो किसी लाइन के थ्रू होता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं कि ये आपके पास जो है ना ये एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर अगर मैं y इज़ इक्वल टू 0 में से लाइन यहाँ से पास आउट करा दूँ कि दिस इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स, और इसका जो फंक्शन इन्वर्स इधर फंक्शन होगा कोई यहाँ पर, तो इसका इन्वर्स बिल्कुल इधर उसका अपोजिट लिया जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस फंक्शन की ये वाली लाइन, ये देखो इसकी बेस लाइन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये, और ये y इज इक्वल टू ये वाला आपके पास जो है ना ये 1 है। ये फंक्शन इस लाइन के तहत अगर हम देखें तो इन्वर्स हमें सही तरह से लग नहीं रहा। आप कह दें कि भाई ये जो फंक्शन है अगर मैं y इज इक्वल टू 1 लूँ, तो आप कहेंगे ऑल वैल्यूज डू नॉट पास थ्रू, डू नॉट पास थ्रू y इज इक्वल टू 1। ना y एक्सिस मिरर लाइन है हमारे पास, ना हमारे पास x एक्सिस मिरर लाइन है। अब अगर मैं x एक्सिस इसको 1 को देखो, इसको अगर मिरर लाइन बनाता हूँ, ये y इज इक्वल, अगर ये x में से लाइन में गुजार दूँ बेटा ऐसे नीचे जो लाइन चली जा रही है, अगर x इज इक्वल इक्वल करूँ तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो उसने x की वैल्यू बोली हुई है कि 1/2 के नहीं है, तो हमारे पास जो है ना जो 1 है वहाँ पर भी डोमेन नहीं निकल रही। तो अब आपने कहना है कि भाई देखो उसने x एक्सिस को मेंशन किया है 2 पे, तो बिल्कुल कार्नर वाली लाइन आपने लेनी है। जो पहला फंक्शन है हमारे पास ओरिजिनल और उसके बाद ये इन्वर्स है, तो बस डोमेन आपने कहना है कि ये 1 नहीं हो सकती। तो जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 नहीं ले सकते फंक्शन के लिए, वैसे ही इन्वर्स के लिए मिरर लाइन डिसाइड नहीं हो रही, 1 नहीं हो सकती, ना y इज इक्वल टू 1 पे आ रही है। तो बस सिर्फ इतना ही लिखना है कि f इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 इज सिंपली द डोमेन। ये आपके पास सर डोमेन ये है। कौन सा पेपर है? ये बेटा जी आपने कहा था मैंने 2022 के सारे कर लिए हैं, अब आपको पता नहीं चल रहा कौन सा पेपर है? सर मुझे याद नहीं है किसमें से क्वेश्चन था, लेकिन मैंने किए हैं। ये किया हुआ है तो बेटा देखें ये वाला 2022 का जो है ना 12 वेरिएंट है। ठीक है सर।
अब देखें यहाँ पर ये इसकी 1 नहीं हो सकती बेटा। अब इन्वर्स तो आपको सबको आता है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं? ये जो इन्वर्स है इसी को आप y के इक्वल कर दो। ये f इन्वर्स है, आप इसको y के इक्वल कर दें। देखें 3 मार्क का है, तो यहाँ पर आप x को सब्जेक्ट बना दें, f इन्वर्स को राइट पे ले जाएं, तो ये f इन्वर्स राइट पे जाके फंक्शन बन जाएगा। अब आपका जो fx वाला फंक्शन है वो fy में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये 2x प्लस 1 है आपके पास। अब ये 2x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 है। अब आप इधर लिखेंगे सर ये यहाँ पे देखें, ये आपके पास बन गया है 2x था, अब ये y में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे 2y प्लस 1 ओवर 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x। तो आपने तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सिंपली। तो यहाँ पर आप जब नीचे वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर बल्कि लिख देना चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आप लिखो 2y प्लस 1 ओवर 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जगह मैं इधर इस साइड पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2xy माइनस x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं इसलिए 3 मार्क्स तक उसने आपको दे दिया है। तो अब y को इधर यहाँ पर लेकर आ जाएं, 2xy माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अब यहाँ से बेटा जी y को अगर आप कॉमन ले लें, तो y को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आपने सिर्फ y को सब्जेक्ट बनाना है। जो ओ लेवल में मेथड सिखाया गया था उसमें आप x को सब्जेक्ट बनाते होते थे। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2x माइनस 2। अब y को मैंने क्या किया हुआ है, देखें मैंने यहाँ पर y को मैंने x इनवर्स किया हुआ है। तो y की जगह पे आप डायरेक्ट आप लिख दो बेटा, सर दिस इज f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 2। ये इन्वर्स 3 मार्क्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। 1 मार्क आपका रेंज का, 3 मार्क बेटा आपके पास इन्वर्स के। अब आपके पास जी एफ इन्वर्स है। अब आपने एफ इन्वर्स तो निकाला हुआ है, पहले एफ इन्वर्स 3 निकाल लो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। एफ इन्वर्स हमारे पास है तो उसमें 3 पहले पुट कर दो। एफ इन्वर्स हमारे पास x प्लस 1 है, तो x की जगह पे 3 लिख दें बेटा। 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की जगह पे आप पुट कर दें 3 और माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। 3 टाइम्स 2 6, 6 माइनस 2 4, तो आपके पास ये बन जाएगा 1। एफ इनवर्स 3 है। अब ये समझो g के अंदर एफ इनवर्स डाल देना है आपने। जो g का आपके पास फंक्शन है उसमें आपने डाल देना है। लोग अब आप लिखोगे कि g के अंदर आपने एफ इनवर्स 3 वाली वैल्यू है जो है ना वो पुट कर देनी है। अब g वाला फंक्शन किधर है, आप ज़रा पहले g वाला फंक्शन देखें हमारे पास किधर है। g वाला फंक्शन ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब जो आपने एफ इनवर्स 3 है वो तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 दैट इज़ 5। तो बेटा इसका ये एफ इनवर्स जी एफ इनवर्स 3 का आंसर 5 है। तो यहाँ पर छोड़ दो। एक फंक्शंस को बहुत ही पक्का करो बेटा। फंक्शंस आपको सिर्फ फंक्शन का टॉपिक विद ट्रांसफॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ कि 20 मार्क्स तक ले जाएगा आउट ऑफ 75। अब देखो वो कह रहा है कि बताओ जी इनवर्स क्यों नहीं बन सकता। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, जब इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। मतलब अगर उस पर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो आपने तो बस आंसर रट्टा मार लेना है। जब भी वो पूछे कि किसी चीज़ का इन्वर्स क्यों नहीं निकाला जा सकता,
आपने कहना है कि भाई देखो जी ऑफ एक्स बिकॉज आप लिखो जी ऑफ एक्स इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। बस यही रट्टा मार लो। जब भी वो आपसे पूछे कि ये वाला इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कहना है कि भाई ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, और जो वन टू वन फंक्शन नहीं होता उसका इन्वर्स भी नहीं होता। और कभी पूछे इस चीज़ का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, आपने लिखना है बिकॉज दैट इज़ वन टू वन फंक्शन। अगर फंक्शन वन टू वन होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल इज दैट, यही आंसर आपने सर मुझे वन टू बताना वन फंक्शन होने का मतलब क्या है? कि उसको हॉरिजेंटल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अगर कोई फंक्शन है, आपने उस फंक्शन को अगर ये चेक करना है कि वो वन टू वन फंक्शन है कि नहीं है, आपने उसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। ये देखो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इस पर मैंने हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई किया, इसने 2 पॉइंट्स पे जो है ना ये कट कर दिया। 2 पॉइंट पे टेस्ट फेल होता है, एच एल टी, ये एच एल टी फेल है, ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन नहीं है। अब अगर लेट्स सी कोई इस तरह का ग्राफ हो तो इसके ऊपर मैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करूंगा तो वो उसे 1 पॉइंट पे कट करेगा, तो यहाँ पर एच एल टी पास है। और जिस फंक्शन पे एच एल टी पास हो जाए, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पास हो जाए, वो वन टू वन फंक्शन होता है। दिस इज़ अ वन टू वन फंक्शन। और बस अब आप एएस में आपका सिर्फ यही बताना होता है कि किसी चीज़ का अगर इन्वर्स है तो क्यों है। आपका आंसर होना चाहिए सर वन टू वन फंक्शन है। अगर वो कहे किसी चीज़ का इन्वर्स क्यों नहीं है, आपने कहना इट इज़ नॉट अ वन टू वन फंक्शन, बस ख़त्म। सर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी तो होता था, वो किस लिए करते थे? हाँ वो देखो, अगर आपको ये अच्छा क्वेश्चन उठा लिया, अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे कि ये वाला ये बताना है आपने, रानिया रिहान आप बताओ क्या ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है इस वाले फंक्शन का, आपने उसके ऊपर एच एल टी टेस्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले ये बताओ क्या इस फंक्शन का जिसका ग्राफ मैंने बताया, क्या ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है? नहीं। क्यों? एच एल टी अप्लाई करो बेटा, एच एल टी तो पास हो गया। फिर कौन से फंक्शन का? ये जो मैंने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मैंने जो ग्राफ जिसका बनाया है, अभी किया है 2 मिनट पहले। ये देखें, ये मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है ये क्रीसेंट टाइप जो है ना, ये वाला देखें दूसरे क्वेश्चन में, ये स्क्रीन तो सबको नज़र आ रही है ना। जी सर यार। ये वाला जो फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ बनाया है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इस ग्राफ को देखकर आपसे कोई पूछे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स का टेस्ट एच एल टी होता है, आपने उसके ऊपर एच तो एल टी। लाइन पास करेगी तो करेगा। ये देखें, आपने कहना है कि जी अलीना फ़ारूक आप बताओ बेटा, क्या इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? अकॉर्डिंग टू लॉजिक आपने बताना है। आपने कहना है कि सर देखें एच एल टी टेस्ट हम लगा रहे हैं तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 90% बच्चे जो है ना कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। खिज़र आप बताओ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं। क्यों? फिर करता होगा। ये क्या बात हुई? आपने कहा सारे बता रहे हैं आपके, मैं उल्टा बता दूं। देखो इस पे एच एल टी टेस्ट सर पास। मेरे ख्याल में नहीं करता, हाँ, नहीं करता। अब आप कह रही हो नहीं करता, हानिया आप बताओ आपके ख्याल में इसको एग्जिस्ट करना। हाँ एच एल टी देखो कॉमन सेंस है, जब एच एल टी टेस्ट पास होता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन याद रखो कि लेकिन एग्जामिनर सर ने, ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है ना। सुने ग्राफ जैसा भी बना हुआ हो, आपने अपने इन वन टू वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए एच एल टी टेस्ट अप्लाई करना होता है। जब एच एल टी टेस्ट पास हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दानियाल बताओ एग्जिस्ट कर रहा है? जी सर कर रहे हैं, शाबाश, सारे बोल रहे हैं एच एल टी टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मिनाहिल आप कह रही हो नहीं एग्जिस्ट कर रहा।
तो अलीना फ़ारूक आप बताओ। ये 2 पॉइंट कट करने चाहिए एक। एक HLT टेस्ट की एक ये कर निशानी। रहा है, हाँ, फिर कर रहा है। फिर कर रहा है। अब देखो, ये देखो HLT टेस्ट, जब आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछे कि कोई फंक्शन है, क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हानिया उसका क्या टेस्ट आपने अप्लाई करना है बेटा? HLT, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। अगर वो पास हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आप सारे ठीक हो लेकिन आप सारे गलत भी हो। अब देखो, सारे ठीक कैसे हो? पहले ठीक इसलिए हो कि HLT टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, HLT टेस्ट पास कर रहा है। सर आपने तो बोला है कि जब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पास हो जाए तो एग्जिस्ट करता होता है, लेकिन अगर आप मुझे एक सिंपल सी एग्जांपल बताओ, आप किसी नॉन मुस्लिम को मस्जिद में दाखिल करा के गन पॉइंट पे नमाज पढ़ा दो, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जब आपको ये पता चले कि वो मुस्लिम ही नहीं है, ओ भाई जब ये मुस्लिम ही नहीं है, जब ये फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स तो दूर की बात है, पहले तो इसके ऊपर VLT टेस्ट लगाओ, उसे पास करना लाजमी होता है। VLT टेस्ट मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट ने इसको 2 पॉइंट पे कट कर दिया। ये डेफिनेशन होती है इट्स नॉट अ फंक्शन एट ऑल। ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो 1 to 1 फंक्शन तो बात की बात है। ये बंदा तो मुस्लिम ही नहीं है, तुम नमाज कैसे पढ़वा सकते हो? ये एक दफ़ा एग्जामिनर ने ये वाला ग्राफ दे दिया था और बच्चों को बोला था कि बताओ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हर बच्चे ने बगैर सोचे HLT टेस्ट अप्लाई कर दिया। तो रिमेंबर, HLT टेस्ट अप्लाई करने से पहले आपको VLT अप्लाई करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वर्टिकल लाइन टेस्ट टेस्टिफाई करता है कि गिवन रिलेशन इज फंक्शन आर जस्ट अ रिलेशन। तो भाई इसका नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। तो मेंटली पहले आपने उसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। अगर वो 2 पॉइंट पे कट करेगा VLT फेल, और अगर VLT फेल हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स बताना फजूल है। नॉन मुस्लिम को नमाज पढ़ाना फजूल है, पहले उसे मुसलमान करो। तो किसी नॉन फंक्शन का इन्वर्स बताना फजूल है जब तक आप उसे फंक्शन ही प्रूफ नहीं कर सकते। अगर वो कोई चीज़ फंक्शन ही नहीं है तो हाउ कुड यू से कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? तो देयर आर 2 टेस्ट, VLT एंड HLT। VLT टेस्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन की टेस्टिफिकेशन है कि वो फंक्शन है या नहीं है। HLT 1 to 1 के प्रूफ करना होता है आपका। तो यहाँ पर जो है ना बेटा जी आपने ये बताना है। अब ये 6 मार्क का फिर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको देखो। अब show that 1 plus 2 over 2x minus 1 can be expressed as 2x plus 1 over 2x minus 1. Hence find the area of the triangle enclosed as well by the tangent to the curve. Point x is equal to 1 and x and y axis भी सारा कुछ बता दिया है। तो सबसे पहले तो आप अपना ये वाला फंक्शन लिखो, just write 1 plus 2 over 2x minus 1। तो इसका बेटा जी अगर मैं LCM ले लूँ, ये देखो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसका आप LCM लो। आप कहें कि सर ये देखें, हम इसका जो है ना LCM लेंगे दो कि आपके पास 2x minus 1 है, तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी 2x minus 1 plus 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आप सिंप्लीफिकेशन करोगे वो 2x plus 1 ओवर 2x minus 1, मतलब उसने कहा ये चीज़ बन सकती है, हमने कहा हाँ जी बन सकती है। अब आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन का ये जो फंक्शन है उसने कहा शो दैट कि दिस इज़ दिस, हमने कहा ये लो शो हो गया, हमने उसको शो कर दिया, शोन। और शो जब करो तो आइडेंटिटी है तो 3 लाइनें लगा दो। हमने इसको सॉल्व किया, ये फ्रैक्शन बन गई, हमने कहा बन गई, ओके। अब अपना मेन फंक्शन लिखो, स्टार्ट वाला, f of x इक्वल्स 1 प्लस 2 और इस ब्रैकेट को ऊपर लेकर आ जाओ 2x minus 1, और इस सारे के 6 नंबर का क्वेश्चन है फंक्शन का। तो बार बार कह रहा हूँ फंक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग। तो इसका डेरिवेटिव ले लो। सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो। 1 का डेरिवेटिव बेटा जी 0 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा -1 की वजह से, और यहाँ पर आपके पास 2x minus 1 और इसकी पावर -2 हो जाएगा। और ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी आप लाजमी लिखोगे बेटा, तो आपके पास आ जाएगा ये -4, और ब्रैकेट को वापस नीचे ले जाया करो जब आप डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कर लो। तो 2x minus 2 ओवर पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर मैंने बेटा जी इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ली। अब उसने बोला हुआ है कि x की वैल्यू जब 1 हो
तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ये जो आपका डेरिवेटिव है, अब इस डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पे 1 पुट करने लगे हैं। तो यहाँ पर दिखाओ 4 -4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो दिस इज़ -4, 2 माइनस 1 ओवर 1 तो -4। तो इसका जो डेरिवेटिव आया है उसका आंसर -4 है। अब आप y की वैल्यू निकाल लो जल्दी जल्दी। तो y इज़ इक्वल टू 1 + 2 ओवर 2x - 1। x की वैल्यू आपके पास वही 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो आपके पास जो है ना 1 + 2 ओवर 2 माइनस 1, तो 2 + 1 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। और अगर आप अपना पॉइंट्स ये करते हो कि भाई अगर x की वैल्यू एग्जामिनर ने 1 बताई है तो y की वैल्यू 3 है, रिमेंबर दिस। अब ये ग्रेडियंट है, मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, तो मैं पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। अब यहाँ पर आप याद रखो कि आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज़ इक्वल टू 1। तो x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर पॉइंट हमारे पास है, तो इक्वेशन का फार्मूला होता है बेटा y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। तो हमारे पास 1, 3 है, तो यू कैन से दिस इज़ y - 3। ग्रेडियंट हमारे पास बेटा जी -4 है इंटू x - x1 जो आपके पास है वो 1 है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास जो इक्वेशन 3 को उधर ले जाओ तो ये -4x हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव +4 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो इक्वेशन इज़ -4x + 7। तो y इज़ इक्वल टू -4x + 7, ये इक्वेशन है आपके पास। अब आगे जगह नहीं है तो मैं आगे जगह के लिए जो है ना कर रहा हूँ। और ये चीज़ उसको देखो, इक्वेशन जब आपने निकाल दी तो उसने कहा कि ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मेंशन कर दिए हैं उसने। जब ये x एक्सिस पे होगा तो y 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में आ जाओ, इस इक्वेशन को देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इज़ इक्वल टू -4x + 7 ऑन x एक्सिस। यहाँ पर आप लिखो कि जब ये चीज़ x एक्सिस पे होगी तो y तो 0 हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे लिखो y 0 -4x + 7, तो 4x इज़ इक्वल टू 7, तो x इज़ इक्वल टू 7/4। अब लिखो ऑन y एक्सिस, अगर ये वाली इक्वेशन जो है अगर y एक्सिस पे होगी तो x हमारा 0 हो जाएगा, तो वापस यही इक्वेशन लिखो x 0 तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी आपके पास। x 7/4 है और y आपके पास, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है, रिमेंबर दिस। अगर आप यहाँ पर x एक्सिस बना दो, ये आपके पास x एक्सिस है और यहाँ पर जो है ना ये वाला कर्व है जो कि कभी x एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पर y एक्सिस को भी कट कर रहा है। y की वैल्यू 7 है तो इस ट्राइंगल की हाइट 7 है, x एक्सिस की वैल्यू 7/4 है तो इस ट्राइंगल की बेस 7/4 है। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना था एक्चुअली। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये वाला। तो वहाँ फंक्शन का है 1/2 बेस, बेस की जगह पे लिखो 7/4, हाइट की जगह पे लिखो 7। तो बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 7 7s are 49, 4 × 2 8, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 49/8। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फंक्शन, जिसमें उसने डिफरेंशिएशन को ऐड करके हमसे पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना था। फंक्शन जिसमें देखो डबल स्टेप दिखाए हैं उसने। सबसे पहले उसने पूछा आप लोगों से शो करो कि ये वाला फंक्शन ये फ्रैक्शन बन सकता है। तो पहले पार्ट में मैंने उस फंक्शन का एलसीएम लेकर फ्रैक्शन प्रूव की और लिख दिया शोन, 1 नंबर इसका देगा। फिर उसने कहा हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज 1 एंड द x एंड द y एक्सिस, मतलब वो x और y एक्सिस दोनों को कट कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव के अंदर बेटा जी मैंने जो है ना 1 पुट करके उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली टेंजेंट की, जो कि आई -4। फिर मैंने उस इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 पुट करके y का आंसर 3 आया, मुझे पॉइंट मिला, टेंजेंट का ग्रेडियंट मिला।
मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकाल ली। फिर इक्वेशन जब इक्वेशन आई तो उसने बोला था ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, मतलब ये जो लाइन थी ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में से गुजर रही थी। तो मैंने जब देखा कि ये एक्स एक्सिस में से अगर गुजर रही है तो मैंने वाई को 0 पुट कर दिया, मेरे पास एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा कि ये जब वाई एक्सिस में से गुजरेगा फॉर वाई इंटरसेप्ट x इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y का आंसर हमारे पास 7 आया। तो ट्राइंगल बनी, तो ट्राइंगल में जो हाइट है वो 7 है, जो बेस है वो 7/4 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 7/4 इंटू हाइट 7, तो योर रिक्वायर्ड एरिया इज 49/8 यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे छोड़ दो। समझ आया यहाँ पर? अलीना फारूक, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसको छोड़ के आ जाओ तो फिर बेटा बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम 6 नंबर का लॉस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 6 नंबर का मतलब है कि 75 में से आप 71 पे गिर जाओगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फंक्शन का टॉपिक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने फंक्शन को ओवरकम करना है। फंक्शन का टॉपिक आपकी बहुत बड़ी स्पोर्ट है पेपर 1 के अंदर। और फिर वॉल्यूम ऑफ रोटेशन आपको समझ आ गया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम निकाल सकते हैं, बाकी बेटा एपीजीपी वो नहीं मार देते। और मैं आपको बताऊं 90% बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हंसते हुए जाते हैं, बड़ी स्मूथली पेपर तक 6 नंबर तक जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद उनका रोना शुरू हो जाता है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम हंसते हंसते चलते गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो हमारा हाल हुआ वो ना पूछें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई समझ यहां पर? रानिया? जी सर आ गया। गुड। अलीना फरूक बेटा आपको समझ आया? जी। ये अगला फिर क्वेश्चन फंक्शन का है। तो फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन बेटा प्योर मैथ्स का टॉपिक है और प्योर मैथ्स के अंदर कोई अप्लाइड वाला टॉपिक ऐड नहीं होता। याद रखो अप्लाइड मैथ्स, फंक्शन ही सबसे बेस है, फंक्शन ही आपकी मैथ्स की बेस है। जिस बच्चे का फंक्शन अच्छा हो गया तो समझें उसकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, डेरिवेटिव आप फंक्शन का निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन आप वापस करते हो फंक्शन बन जाता है, हर चीज फंक्शन है बेटा जी। तो फंक्शन में जो बच्चा, फंक्शन वाला हाँ सर, ये जो आपने अभी फंक्शन वाला क्वेश्चन किया इसका डोमेन वाला पार्ट दिखा देते आप? जी बेटा जी, ये आ गया आपके पास, ये देखें, ये वाला डोमेन का है। इसकी जो फंक्शन की जो रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन होती है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर जो मिरर लाइन है वो यहाँ पर क्लियर नहीं थी। उसने कहा कि फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने पहले y इज इक्वल टू 2, मैंने वाई एक्सिस को देखना चाहा, लेकिन डोमेन तो हमारी एक्स एक्सिस के अंदर जो है ना ये पढ़ रही थी। तो लिहाजा डोमेन के लिए जो इन्वर्स के लिए, अगर फंक्शन के लिए जो है ना एक्स की वैल्यू 1/2 नहीं अप्लाई हो रही तो आपका अगला नंबर 1/2 के बाद 1 है, तो जो डोमेन है वो भी 1 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर फंक्शन आपके जो है ना कंट्राडिक्ट कर गया है। तो फंक्शन की डोमेन, इन्वर्स की डोमेन इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1, वो भी 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है? ठीक है सर। अब बेटा जी अगला क्वेश्चन भी फंक्शन का मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। जो कुछ फंक्शन का पूछना है बेटा जी पूछो, फंक्शन 100% क्लियर करो। जब तक आपका फंक्शन 100% क्लियर नहीं आएगा तो फिर सुकून नहीं आएगा आप लोगों को। देखो द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डोमेन ये देखो 0 से लेकर 2π तक उसने बता दी। Given that k is 3, find the exact solution of the equation when f of x is equal to 0. अब उसने k की वैल्यू बता दी 3, तो आप लिख दो k is 3, और जो आपका फंक्शन है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, that is 4 cos, this is 4 cos पावर 4x, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन होता है तो आप उसको लिख सकते हो दैट इज cos स्क्वायर x माइनस जो है ना बेटा जी k की वैल्यू 3 है एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। अब आपने कहना है कि भाई
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लिख दिया करो यहाँ पर एग्जामिनर को, आपने लिख देना कि भाई ये कॉस स्क्वायर एक्स, या तो लेट करो या फिर आप सीधा लिख दो कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये या तो आप लेट कर दो कि x लेट एक्स स्क्वायर इज y, या तो वेरिएबल बना दो, या फिर आप लिख दो कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस स्क्वायर x। ये कॉस स्क्वायर x के लिबादे में छुपी हुई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर कुछ टीचर कहते, हमने भी कई दफ़ा किया हुआ है कि आप जो है ना कॉस स्क्वायर एक्स को सर जी यहाँ पे वायलेट कर लें, एक सिंपल वाली क्वाड्रेटिक बना दें, तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्यों भाई, हम ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ भी मूव कर सकते हैं, हमें कौन सा मसला है। अब 4 3s are 12। अब देखो आपने क्वाड्रेटिक, अब मिड टर्म ब्रेकिंग में सम हमें 1 चाहिए और जो प्रोडक्ट होता है, अब मैं आपको प्रोडक्ट हमें -12 चाहिए, तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाना तो अब बेवकूफ़ी है। तो 4 3s are 12 मैं देखो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 4 cos पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -3 के ऊपर मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक। लेकिन एग्जामिनर को अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, एग्जामिनर को एक दफ़ा इधर लिख के दिखा दो कि सर मुझे समझ आ गई है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर में डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक है, छुपी हुई क्वाड्रेटिक है। तो आई एम गोइंग, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं 4 cos पावर 4 को इग्नोर कर दूंगा कि भाई ये चल रहा है, कोई मसला नहीं है। 4 3s are 12। अब मैं यहाँ पर 4 cos स्क्वायर एक्स करूँगा और -4 3s are 12 था, तो दिस इज cos स्क्वायर एक्स और -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं बेटा जी 4 cos स्क्वायर एक्स को ही कॉमन ले लूँगा, 4 cos स्क्वायर एक्स को मैं कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास बेटा जी बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरे पास cos स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बेटा जी देखो वही cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 इनटू जो है ना ये दिस इज 4 cos स्क्वायर आपके पास जो है ना -3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास दो इक्वेशन बेटा जी बन चुकी हैं, एक आपके पास ये वाली है, दिस इज cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, और जब मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगाऊंगा, माइनस का जो अंडर रूट होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। कुछ बच्चे जब उसको लेट करते हैं ना y, एंड पे y की जगह वापस cos स्क्वायर एक्स लिखना भूल जाते हैं। देखो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर एक्स को लेट करना है ना y, तो वो y के साथ चलते जाते हैं, एंड पे वो y को वापस cos स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, तो उनके नंबर भी कट जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप सीधा लिखो कॉस के साथ हमने मिड टर्म ब्रेकिंग, हमें कौन सा मुश्किल काम है, कोई मसला नहीं है। बस डिस्क्राइब द एग्जामिनर कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया, उड़ गया। अब ये जो दूसरी इक्वेशन तो लेट करके करनी तो कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन एंड पे कॉस को y को कॉस करना ना भूलिएगा। नहीं भूलता, अगर नहीं भूलेंगे कोई इशू नहीं है। मैंने ऊपर बेटा पहले मैं देखो अभी आज तक मैंने यही ऊपर वाला मेथड सिखाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि जब उनको हम ये सिखा देते हैं कि भाई आप cos स्क्वायर को आप लेट कर दो y, इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की टर्म में लिख दो। अगर मैं यूं लिखता तो ये मेरे पास 4y का स्क्वायर प्लस जो है ना y और -3 हो जाना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ सही करेंगे, एंड पे जो है ना y का आंसर छोड़ देंगे, उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमने स्टार्ट में cos स्क्वायर को लेट किया हुआ था। तो इस कुछ बच्चों की ये वाली मिस्टेक देखकर मैंने कहा कि आपको ये वाला मेथड भी सिखा दूं कि अगर cos स्क्वायर में आप लोग लेट नहीं करते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। but for that you need to describe, you need to mention for the examiner के सर this is quadratic equation in cos square x। so अब मेरे साथ पंगा नहीं करना, मैं यहाँ पे सीधा cos square x की तरफ जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो 4 cos square x is equal to 3 हो गया हमारे पास। अब जो है ना बेटा जी यहाँ पर आप cos x को सब्जेक्ट बनाओ, आगे प्लस माइनस 3/4 और इसका अंडर रूट ले लो। तो अब आप जो है ना cos x को मज़ीद सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहो तो प्लस माइनस √3, 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब इधर r मैं करूँगा, यहाँ से मुझे x अगर चाहिए तो मैंने x को लिखना है बेटा जी cos इनवर्स इंटू प्लस √3/2
एक मैं यहाँ से आंसर निकालूंगा। अब कैलकुलेटर को अगर मैं बेटा जी यूज़ करूँ तो मेरे पास कॉस प्लस ये जो आप इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, ये प्लस की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। कॉस इन्वर्स के आगे प्लस ना लिख देना, दिस प्लस इज़ फॉर √3, क्योंकि मेरी जो सेकेंड इक्वेशन है वो मेरे पास बन जाएगी कॉस इन्वर्स ऑफ -√3/2। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू शो करता हूं तो बेटा जी मेरे पास पहला आंसर आएगा π/6। अब रिमेंबर कॉज पॉजिटिव है तो यहां पर लिखो ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला सिस्टम, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, योर अल्फा इज π/6। फिर कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होएगा तो यहाँ पर भी π/6, पहला तो π/6 ही आएगा, दूसरा 360 में से 2π में से आपको बेटा जी π/6 माइनस करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव वाले का आंसर आ गया। अब नेगेटिव वाले का भी आंसर यही आएगा, लेकिन उसका जब π/6 आएगा, इसका पहला क्वाड्रेंट तो आपने कहना है सर देखें पहले में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉज नेगेटिव पहले में नहीं होता, दूसरे में भी नहीं होता। कॉज पॉजिटिव किधर होता है, ऐड शुगर नेगेटिव, तीसरे में होता है वो नेगेटिव, और वो फोर्थ में होता है नेगेटिव। कॉज ना ऐड में होगा ना शुगर में पॉजिटिव होगा, आपका कॉज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा जिधर 10 पॉजिटिव है। और कॉज हमारा, क्या मैं सही बोल रहा हूं या यहां पे कोई गड़बड़ कर दी है? यहां पर देखो, अगर आपका कॉज अलीना फरूक कॉज अगर नेगेटिव है तो पहली वैल्यू हमारी किधर लाई करेगी, कॉज नेगेटिव इधर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। रिमेंबर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा था। ऐड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉज तो नेगेटिव हुआ, एक तो यहाँ पे अल्फा होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, कॉज तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर एक दफ़ा आपको पाई में से इसे माइनस करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपको ये जो आपका आंसर है इसको नेगेटिव वाला जो पोर्शन है इसको आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/6। और तीसरे वाला अगले में जो आपका होगा वो पाई के अंदर आपको π/6 ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपके जो x के आंसर बेटा निकलेंगे, पहले रेंज देखो, अब आपके पास रेंज है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π 360 तक की रेंज है। तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग। सबसे पहला आंसर आया था π/6, लिखना पड़ेगा। दूसरा आपका 2π में से π/6 निकालो, आपका पाई में से π/6 निकालो, एक 5/6π आएगा, ये भी लिखो। मैं इधर से कलर चेंज कर देता हूँ आपका जी, यहाँ पर देखें ये पूरे पूरे एंगल्स लिखने पड़ते हैं। फिर जी आप 2π में से π/6 कैलकुलेटर को यूज़ करें तो आपके पास बेटा जी एक आएगा 7/6π, और चौथा आंसर भी आएगा जो कि 11/6π होगा। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज। जो बच्चा ये सारे नहीं निकालेगा आंसर, उसके क्वेश्चन में मार्क्स उसके कट जाएंगे, क्योंकि ये भी बेटा जी 5 नंबर का क्वेश्चन था। एनी प्रॉब्लम ओवर हेयर? किसी को यहाँ पे कोई मसला है तो बेटा बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। रानिया बेटा ठीक है? जी सर। ओके, 1 2 3 4 आपके ये वाले सारे आंसर निकले। फिर पार्ट 2 में बेटा जाओ। यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू शो दैट व्हेन k इज ग्रेटर देन 5 द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 पे चले, जो जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो b² - 4ac होता है वो लेस देन 0 हो जाता है बेटा जी। अब b तो हमारे पास 1 है, -4, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव k थी, दैट इज़ लेस देन 0। अब इसका स्क्वायर करो, 1 माइनस माइनस प्लस 4 4s are 16k विच इज़ लेस देन 0। लेकिन हमें पता है कि जो मेन इक्वेशन थी हमारी वो जो थी वो थी 4 cos पावर 4x प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास है cos स्क्वायर x और माइनस k, एंड दैट इज इक्वल टू 0।
अब जी उसने कंडीशन, अब इसी के ऊपर अगर के की वैल्यू हम कहें कि वो ग्रेटर देन 5 रखी जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूले का उसने मेंशन किया हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अगर आप लगाएं तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बेटा जी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर आपने जो है ना बी की वैल्यू हमारे पास बेटा जी -1 है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16k और ओवर 4 2s आर 8 आपके पास आ जाएगा। और अगर k से बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर अगर लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब नेगेटिव में आता है तो कर्व का नो सॉल्यूशन होता है। अब आप एक चीज़ जहन में रख लो कि भाई ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है क्वाड्रेटिक वाला, ये हमारे पास नेगेटिव, आगे जो है ना आप -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 16k, ये जो भी है ना 22 का जो मई जून है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है, डिवाइडेड बाई जी 8। अब अगर हम वेरीफाई करेंगे भाई देखो, अगर x की वैल्यू हम 5 रखते हैं एक दफ़ा और एक दफ़ा जो है ना हम k की, सॉरी x नहीं, k की वैल्यू मैं 5 रखूँगा और k की वैल्यू ग्रेटर देन 5 रखूँगा। अब चेक करते हैं क्या होता है। अगर इस 16 और k की जगह 5 रखो तो 16 इंटू 5 80 प्लस 1 -1 प्लस 81 उसका अंडर रूट ओवर 8। तो अब जो है ना 81 का अंडर रूट बेटा जी आपके पास आ जाएगा 9 ओवर 8। 9 में से 1 निकालो तो 8 ओवर 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर 1 आ गया। लेकिन अगर मैं k से बड़ा आंसर यूज़ करता हूँ, अगर मैं k से बड़ा आंसर यूज़ करता हूँ, मतलब k 5 से बड़ा 6 7, तो उसको निकालने की क्या ज़रूरत है। आपने कहना है कि भाई अगर आपने k को 5 यूज़ किया तो 1 आया, लेकिन अगर आप इसी फार्मूले में -1 प्लस 1 प्लस 16k ओवर 8, अगर इसमें k का आंसर ग्रेटर देन 5 यूज़ करोगे तो कॉमन सेंस है वो ग्रेटर देन 1 का आंसर देगा। और अगर आपके पास जो कॉज स्क्वायर एक्स है, रिमेंबर दिस, कॉज स्क्वायर एक्स को अगर आप ग्रेटर देन 1 करो या कॉज एक्स को ग्रेटर देन 1 कर दो तो इन दोनों में कैलकुलेटर एरर दे देता है। जब कैलकुलेटर दोनों में एरर देता है तो सो नो सोल्यूशन। तो उसने तो यही कहा था साबित करो कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। दिस वाज a 5 mark question. Use the quadratic formula to show that when k is greater than 5 the equation f of x is equal to 0 has no solution. तो हमने कहा भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। That's it. खिजर साहब कोई प्रॉब्लम? हैदर बेटा कोई मसला? हैदर बैठा है, हैदर के चला गया है? और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जी बताओ। ये दोनों क्वेश्चन फंक्शन के थे आपके, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी और क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब वापस बेटा आपके पास सिंपलेस्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर फंक्शन वाला ही इसमें मुश्किल वाला पोर्शन था। अब उसने कहा है कि जी इक्वेशन आपके पास गिवन है, आप इसका क्या करके दिखाओ, सिंपल डेरिवेटिव निकालो और फिर डबल डेरिवेटिव निकालो। आप इस इक्वेशन y का पहले डेरिवेटिव निकाल दो। तो यहाँ पे बेटा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव हमारे पास बेटा जी 3 आएगा प्लस 0 आएगा माइनस ये 4 से वो आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके पास 2 हो जाएगा इंटू 3x प्लस 1 और 1/2 से आप 1 माइनस कर दें तो बेटा जी यहाँ पर आपके पास -1/2 आएगा और ब्रैकेट का डेरिवेटिव बेटा जी 3 आ जाएगा। तो फाइनल आपके पास जो डेरिवेटिव आना चाहिए वो 3 - 3 टाइम्स 2 6 और इस सारे की पावर बेटा जी ब्रैकेट की 3x प्लस 1 और इस सारे की पावर -1/2 आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। जी हाँ, ये तो हुआ आपका सिंगल डेरिवेटिव। अब आपने बेटा जी इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव होता है d2y ओवर dx का स्क्वायर। तो 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस जो है ना आपने ये 1/2 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस जो है ना 3 हो जाएगा। दिस विल गिव यू +3 इंटू 3x प्लस 1
-1/2 में से जो है ना बेटा जी आप 1 माइनस करो तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट का डेरिवेटिव जो कि 3 है, तो फाइनली इट विल बी 3 टाइम्स 3 9 इंटू 3x + 1, तो -3/2 आपका जो है ना ये ऊपर आंसर है। अगर आप इसको नीचे ले जाओ तो डबल डेरिवेटिव का आंसर होगा 3x + 1 और इस सारे की पावर पॉजिटिव 3/2। दिस इज़ डन फॉर डबल डेरिवेटिव। तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल दिया। सिंगल डेरिवेटिव था, फिर डबल डेरिवेटिव था। अब स्टेशनरी पॉइंट बेटा पूछेगा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको पता है ये तो मुफ्त के मार्क्स हैं, इसमें तो आपको मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए। देखें बार बार हमने किया है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स जो होता है ना, आपका जो डेरिवेटिव होता है बेटा dy/dx वो इक्वल टू 0 होता है। और आपका जो डेरिवेटिव है क्वेश्चन के अंदर 3 माइनस जो है ना बेटा जी आपके पास 6 ओवर जो है ना आपके पास 3x + 1 और इस सारे की पावर 1/2 एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। तो आप इन सब को पूरी ब्रैकेट को एक साइड पे ले जाओ, दैट इज़ 3x + 1 इस सारे की पावर 1/2 एंड दिस इज़ 3। तो अब आप जो है ना इसमें से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो 3 और ये 6 को उधर ले जाओ तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + 1 इस सारे की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइडों के ऊपर बेटा जी आप स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर ले लो और इधर भी स्क्वायर ले लो। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर के साथ अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 + x1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो है ना बेटा जी x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज़ 1। x 1 आएगा तो फौरी तौर पर आप y भी निकाल लो। y इज़ इक्वल टू 3x था, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे आपने 1 लिखना है, +1 - 4 इंटू ब्रैकेट 3x, तो 3 इंटू 1 3 + 1 इस सारे के अंडर रूट, तो 3 1s are 3 +1 - 3 + 1 4 का अंडर रूट 2 और 4 2s are 8, तो 3 + 1 4 - 8 एंड द आंसर इज़ -4। तो जो स्टेशनरी पॉइंट हैं आपके पास वो हैं 1, -4। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब नेचर तो नहीं पूछी उसने, क्वेश्चन में जाकर देखो, यस उसने नेचर भी पूछी हुई है। अब आपने अपने डबल डेरिवेटिव के अंदर ये वाली x की वैल्यू पुट कर देनी है। हमारा जो डबल डेरिवेटिव था उसमें x की जगह पे आपने 1 पुट करना है और यहाँ पर आप लिखोगे d2y/dx का स्क्वायर, जो आपका डबल डेरिवेटिव हमारा है 9/3x + 1, तो 3 + 1 इसका स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 9/8 जो कि ग्रेटर दैन 0 है। और अगर वो ग्रेटर दैन 0 हो तो आपकी नेचर जो होती है बेटा जी वो मिनिमम नेचर होती है, तो दिस इज़ मिनिमम नेचर। तो आपने साबित कर दिया कि ये जो है मिनिमम नेचर है इस फंक्शन की। क्लियर हुआ? किसी को भी किसी पॉइंट में कोई मसला हो तो बेटा जी रोक दिया करो। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको बेटा गिवन है 1,1 और b की जो वैल्यू है 2, -6 है, ये लाई कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे निकालोगे? अगर हमारे पास जो है ना सर्कल है, फोर मार्क के लिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन है मैं इसको जस्ट ऐसे लिख दूँ, दिस इज़ x² + y² + ax + by -12 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर इसमें हमारे पास पॉइंट्स ये लाई ऑन द सर्कल। इसको सिंपलेस्ट वे में किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या तो एक लंबा मेथड है इक्वेशंस वाला, या फिर जो है ना इसको मैं अगर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ले जाऊं तो मतलब ये a इस तरह से अगर आप लिखो, देखो इसको आप यूं भी कर सकते हो, x² + ax + y² + जो है ना by
और -12 इज़ इक्वल टू 0। अगर इसमें से मैं x माइनस ए, ये जो a है और इधर से ये जो b है, तो ये एक्चुअली हमारे सेंटर बनेंगे। देखो अगर इधर से स्मार्ट वर्क कर सकते हो तो a जो है ना ये -a है और b जो है ना वो आपका -b है, ये सेंटर है। और जो आपके पास रेडियस होगा, अगर आपके पास रेडियस होगा तो रेडियस हमारे पास होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -c। ये मेथड एक अलग है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं फिर दूसरे नॉर्मल मेथड से भी सिखाता हूँ। आप मेन इक्वेशन को देखकर और उसके पॉइंट्स को देखकर भी आप आसानी के साथ इसको उड़ा सकते हो, इस क्वेश्चन को। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट में हमारे पास आ गया। अब a में हमारे पास जो है ना ये है 6 - 2, लेकिन ये ऑड है, ये समझ किसी को नहीं आएगा। वापस उसी में सिंपल मेथड पे चलो जो ए लेवल में आप समझते होते हो। तो इधर से a 1 कॉमा जो है ना आपके पास 1 है और b की वैल्यू जो है ना आपके पास वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 2 -6 है। अब आप क्या करो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, x पहले a की वैल्यू पुट कर दो पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। तो इक्वेशन आपके पास बेटा जी बन जाएगी 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस a इंटू 1 a होगा, प्लस b होगा और -12 जो उधर जाके वो बन जाए 1 + 1 2। आप 12 में से 2 माइनस करो तो a + b इज़ इक्वल टू 10। तो इक्वेशन नंबर आपके पास 1 बना के यहाँ पे छोड़ दो। a b की वैल्यू इधर से ही निकालो जैसे आप निकाल सकते हो। b के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखो। अब ये 2 - 6 है। अब दोबारा ये उसी इक्वेशन में पुट कर दो, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, आगे प्लस 2a, तो x की वैल्यू 2 तो 2a हो जाएगा, माइनस जो है ना ये 6b हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 12। 6 का स्क्वायर बेटा जी आपके पास आ जाएगा 36, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, तो 4 जो है ना ये बन जाएगा इधर 40 प्लस 2a - 6b इज इक्वल टू 12। 40 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2a - 6b इज इक्वल टू 40 - 12 जो है ना हमारे पास आ जाएगा। 12 में से 40 माइनस करो तो कितना आएगा 28 -28। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा a - 3b इज इक्वल टू -14। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 है। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर इक्वेशन लिखो ये वाली a + b इज इक्वल टू 10 और जो दूसरी है a - 3b इज इक्वल टू -14। अब ये माइनस कर दो, इसे सब्ट्रैक्ट, ये साइन चेंज कर दो, ये कट गया। 3 + 1 4b, 10 + 20 ये कितना हो जाएगा आपके पास 24। तो b की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज 6। b 6 है पहली इक्वेशन में जो है ना ये, फिर a आपके पास कितना हो जाएगा 10 - 6 4। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि b की जो वैल्यू है वो 6 है और a की जो वैल्यू है वो 4 है। उसने हमसे कहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, और फिर उसके सर्कल की इक्वेशन भी आपने बता देना सेंटर की। तो a और b आपके पास हैं तो इक्वेशन लिखो यहाँ पे। यहाँ तक समझ आई? पहला पार्ट जो है ना ये मैं ज़रा दूसरे मेथड से जा रहा था, ये आपको समझ नहीं आना था। मैंने पहले मेथड्स में बस वही वाले कोऑर्डिनेट्स उसी इक्वेशन में पुट करके आपको पास a और b की वैल्यूज़ निकाल दें। खिज़र साहब खामोशी हो गई है, समझ नहीं आई? मुझे आ गई थी। चलें ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है ना जो इक्वेशन है वो x² + y², अब वैल्यूज़ के साथ आप क्वाड्रेटिक अपनी लिख दो। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4, तो अब आप बेटा जी इसको लिख सकते हो 4x। b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6, तो 6y - 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म लगता होता है। ये देखो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो है ना y का स्क्वायर प्लस 6y, और आपके पास जो 12 है उसको राइट साइड पे फेंको। इस पे कंप्लीटेड स्क्वायर अलग से लगाओ, इस पे कंप्लीटेड स्क्वायर अलग से लगाओ। तो यहाँ पर जो कंप्लीटेड स्क्वायर बनेगा बेटा वो x + 4/2, आपके पास x + 4/2, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पर जो है ना y प्लस जो है ना ये आपके पास 6/2 इसका स्क्वायर, और 6/2 उधर जाकर जो है ना ये माइनस भी कर दो।
12 4/2 का स्क्वायर ये 2 होगा, 2 जाकर ऐड होगा, 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 का स्क्वायर राइट पे ऐड होएगा। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे 4/2 का मतलब है x प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इसका स्क्वायर। राइट पे जो भी आए, मुझे सेंटर चाहिए, सेंटर इज इक्वल टू -2 एंड -3, दैट्स इट। मैंने सेंटर भी निकालना था ना इक्वेशन में से। ये मेन इक्वेशन गिवन थी, इसके अंदर पहले a पुट करके इक्वेशन 1 बनाओ, b के कोऑर्डिनेट x और y की जगह पुट करके इक्वेशन 2 बनाओ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, a और b निकल जाएगा। फिर इक्वेशन को वापस लिखो a b की वैल्यूज़ के साथ, x वाली टर्म का कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म निकालो, b का भी निकालो, जैसे ब्रैकेट बन जाए सेंटर निकाल दो, राइट पे जो कुछ भी आए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अलीना फ़रूक बेटा समझ आई? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। 23 के सारे पेपर्स जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है उसे 22 अब बहुत आसान लगेगा। जिस बच्चे ने 23 को अच्छी तरह से नहीं किया तो उसे दोबारा करने की ज़रूरत है, क्योंकि 22 के पेपर्स के बाद इंशाल्लाह आपको मैं कह दूंगा कि आप जाके CIs का एग्ज़ाम दे दो। तो इसलिए जिसने ईमानदारी से किए हुए हैं उसको यहाँ पर ही अपनी ग्रेडिंग शुरू कर दो। 70 के पास या +70 आपके मार्क्स आने चाहिए। अब कोई भी पेपर आप अटैम्प्ट करो, अगर ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर बेटा 23 वाले आप दोबारा से पेपर्स करने पड़ेंगे आपको। P1 को इग्नोर नहीं करना बेटा, P1 अच्छी खासी एग्रीगेट रखता है A-लेवल मैथ्स में। तो हमें क्या चाहिए, आर्क लेंथ AB की बता दी है, एंगल BOC हमने निकालना है, BOC ये वाला पूरे का पूरा एंगल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जी, हमें आर्क लेंथ दे दी गई है AB की जो आर्क लेंथ है वो 2 है, और आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है बेटा वो r थीटा होता है, r थीटा इज इक्वल टू 2, और इसका जो r है वो तो 10 है, 10 इंटू थीटा इज, ये 2 गिवन है आर्क लेंथ की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू 2/10। 2/10 का मतलब है 1/5, और 1/5 का मतलब है 0.2, और ये वाला एंगल हमारे पास जो है ना बेटा जी बन गया 0.2, समझें। ये मैंने ये छोटा वाला आर्क लेंथ ये 2 यूज़ करके ये चुन्ना मुन्ना 0.2 निकाल दिया। अब पूरा एंगल चाहिए, इन दोनों को प्लस कर दो, ख़त्म। कौन सा मसला था, एंगल BOC इज इक्वल छोटा वाला एंगल प्लस गिवन एंगल जो कि आपका π/6 है इन रेडियन। तो दिस इज़ योर आंसर जो कि हमने प्रूफ करना था। देखें, ये पूरा एंगल उसने पूछा था, ये वाला 1/6 गिवन है, मैंने ये रेडियस 10 यूज़ की, आर्क लेंथ 2 यूज़ की, और ये वाला छोटा एंगल फाइंड आउट कर लिया, दिस वन। फिर इसमें π/6 ऐड कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए मैंने आपको कहा है कि पहले आप वर्किंग बताओगे अपनी, एग्जामिनर को एक स्टेटमेंट दिखाओगे कि भाई तुम्हें शेडेड एरिया चाहिए ना, तो शेडेड एरिया के लिए मैंने क्या करना है, ऊपर जाकर क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा देखोगे, शेडेड रीजन चाहिए। शेडेड रीजन के अंदर अगर हम ये सेक्टर जो आपके पास है OBC, ये बड़े वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, इसका एरिया निकालें और उसमें से ये वाइट वाली ट्राइंगल निकाल दें, दो ही बातें हैं इसमें तो कोई वर्किंग ही नहीं है इतनी। तो आप सिंपल लिख दो कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर, हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे OBC, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दो बातें लिखने से ना एग्जामिनर का दिमाग ख़राब नहीं होगा, वो कहेगा बच्चा तो सही रूट पे जा रहा है। अब आगे अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, अलग अलग निकाल लो बेशक, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, इस मेन में आके सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सबसे पहले जो है ना आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है 1/2r² थीटा। थीटा तो है हमारे पास, ये मेन इक्वेशन में तो मसला ही कोई नहीं है, मेन इक्वेशन में तो यहीं पे लिख दो 1/2r²। r आपके पास 10 है, थीटा हमने पार्ट 1 में प्रूव किया था, वो था 0.2 + π/6। सेक्टर का मसला तो हल हो गया। अब जी आपके पास और क्या चाहिए, 1/2
आर स्क्वायर थीटा 1/2 AB साइन C होता है हमारे पास। अब ट्राई का एरिया निकालोगे और इसमें से बेटा जी माइनस कर दोगे। यहाँ पर है कोई खिजर कोई और चीज़ आपके माइंड में अगर क्लिक कर रही हो किसी बच्चे के, इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी। पूरे सेक्टर में से ये वाली ट्राई माइनस कर दोगे और तो शेडेड रीजन आ जाएगा। अलीना फरूक यही है। जी आगे आप ये चीज़ खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो राइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप दोनों चीज़ों को इक्वल कर दें। 5x रेज टू द पावर 1/2 is equal to 2x plus 2, taking square on both side, दोनों साइडों पे बेटा जी आप स्क्वायर ले लो। दिस इज 25x is equal to 4x square plus 8x plus 4। तो सिंपली फाइनल इक्वेशन जो आपके पास बन जाएगी, दिस इज 4x square minus 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर दें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ें आप निकालेंगे बेटा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। आपके पास दो हैं। अब आपने शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड एरिया। अब आपको शेडेड एरिया के लिए लिमिट्स चाहिए। लिमिट हमारे पास एक 1/4 है और एक 4 है। तो अब आपने इंटीग्रेशन करनी है। दिस इज़ 5x पावर 1/2 माइनस जो है ना बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2। अब आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। अब यहाँ पर हम मॉडुलस लगा के इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इज़ 1/4 to 4। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी 5x 1/2 प्लस 1 जो है ना ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर 3/2 जंप करके 2 ऊपर आ जाएगा एंड माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 minus 2x 5/2। तो दिस विल गिव यू 10/3 x raised to the power 3/2 minus x square minus 2x। Now put the limits. When you put upper limit and lower limit, so this will be like 10/3, upper limit is 4, 4 power 3/2 minus x is 4 square minus 2 into 4 minus lower limit, and for minus lower limit you need to write 10/3 और x की जगह पे आपने बेटा 1/4 लिखना है और इस सारे की पावर 3/2 माइनस 1/4 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर बेटा जी कैलकुलेटर से जो आपका आना चाहिए दैट इज़ 45/16। So this is 22 till here for today.